बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन इस बात को लेकर बेचैन होगा कहीं ना कहीं कि अगर सम्राट चौधरी ने शुरुआत में ही अपनी जड़ें मजबूत कर ली, अपने पैर जमा लिए, तो आगे उनको हटा पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी, नए मुख्यमंत्री बने थे, प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से एक दावा किया गया था कि सम्राट चौधरी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन दावों में कुछ बातें ये भी जोड़ी गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ही उनकी सरकार गिरा देगी। अब उनके कारणों पर अगर आज हम चर्चा करने जाएं तो बहुत सारे कारण भी निकलते हैं, और बहुत सारे कारण वो भी निकलते हैं जो सम्राट चौधरी के साथ रहने के लिए विवश कर सकते हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को। लेकिन इस बीच एक आदेश जो बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस बात को लेकर सवाल है कि सम्राट चौधरी ने सीधा बिहार पुलिस को छूट दी है कि बोले अपराधी सुधरे या बिहार छोड़ें। अपराधियों को माला पहनाना छोड़ें, बल्कि उनकी फोटो पर माला पहनाने का जो है इंतजामात किया जाए। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, ये कितना ज्यादा इस तरफ इशारा कर रहा है कि लोकतंत्र मजबूत है, संविधान के तहत काम हो रहा है बिहार में। क्या नीतीश कुमार कहीं इन फैसलों से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? सुशासन बाबू कहे जाते हैं, नीतीश कुमार संविधान के तहत चलते हैं। और तो और उनके बेटे निशांत ने भी हाल ही में कुछ बयान दिए तो उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने हर धर्म का सम्मान किया और हर धर्म के व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए काम किया, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात का हो, कोई गलत भेदभाव नहीं करा, हमेशा सबके समान नजरों से देखकर ही काम किया गया। अब यही सवाल खड़ा है, तो इन्हीं मुद्दों पर जानकारी लेते हैं। ज्यादा राकेश जी से हमारे खास सहयोगी जुड़े हैं। सीधा और पहला सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी सर, आप देख रहे होंगे किस तरीके से बड़े फैसले ले रहे हैं, मीडिया की हेडलाइन बन रही है। लेकिन उन्हीं हेडलाइन में कुछ तेजस्वी के सवाल भी हैं, जिन सवालों का जवाब अभी नजर नहीं आ रहा कि इतनी बार बिहार में सीएम क्यों बदलते हैं। और दूसरा ये कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से ये फैसले ले रहे हैं, क्या वो ये फैसले उनको मजबूत करेंगे या उनको कमजोर कर देंगे अपने गठबंधन साथियों के लिए? क्योंकि चिराग पासवान जैसे जो नेता हैं वो साफ ये इशारा कर रहे हैं कि संविधान के तहत चला जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एनकाउंटर वाली राजनीति जो यूपी में होती है, योगी सरकार को घेरा जाता है, क्या वो बिहार में भी दिखेगी? इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। देखिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपने मेरे को मौका दिया। और दीपक जी, सबसे पहली बात की जो चिराग पासवान वाली बात है उसको मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए दीपक भाई की, चाहे आप कोई भी प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री है और बीजेपी अपर एज में है पॉलिटिकली। यानी देखिए लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या है, सत्ता है नंबर का गेम। जिसके पास जितने नंबर है वो उतनी मजबूत स्थिति में सरकार में होता है। मैं यूपी बार बार आपको इसलिए ले, यूपी पड़ोसी राज्य है, यूपी आप देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए। हरियाणा में तो खैर एनडीए के पास कोई, बीजेपी का कोई सहयोगी दल नहीं है। लेकिन जहां जहां सहयोगी दल है, बीजेपी बहुत ज्यादा सहयोगी दलों को तवज्जो देने वाली पार्टी नहीं है। आप 2019 देखिए, 2014 देखिए, जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि लोकसभा में बहुमत के आंकड़े से पार थी। तब सरकार थी मोदी सरकार, तब एनडीए की सरकार नहीं थी। यानी आप समझिए कि उस समय तो यहां तक कहा जाता था कि जो बीजेपी ने बिल पर फैसला ले लिया, विधेयकों पर फैसला ले लिया, संविधान संशोधन पर फैसला ले लिया, तो वो सिर्फ सहयोगी दलों को इन्फॉर्म करते थे, उनसे राय मशवरा नहीं होता था। आज स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई है, इसलिए लोकसभा में कथित तौर पर नारी संशोधन अधिनियम विधेयक, जिसके साथ परिसीमन का विधेयक और एक और बिल जुड़ा हुआ था, वो गिर गया। तो अगर बीजेपी ये समझती है अच्छे से कि बिहार में वो स्थिति में बीजेपी अभी नहीं है, बीजेपी पूरी तरीके से अगर सहयोगियों को रिजेक्ट करके चलती है, तो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। चिराग पासवान का जो कहना है, देखिए चिराग पासवान की जो पार्टी है वो सिर्फ हिंदू वोट बैंक पर आधारित नहीं है, वो मुख्य पार्टी है दलितों की। दलितों का वोट उसे मिलता है, और उसी के साथ दलितों के वोट के साथ उसके साथ मुसलमानों का वोट भी ऐड ऑन होता है। तो चिराग पासवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों के या धर्म विशेष के घरों या दलितों में ये मैसेजिंग जाए कि ये सरकार अपर कास्ट की है, स्वर्ण समाज की है। जैसा यूपी में कई बार आहे बगाहे अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं और एक धर्म विशेष का घर तोड़ा जा रहा है। ये रही बात चिराग पासवान की, इसलिए चिराग पासवान का बयान आता है। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी और बीजेपी उस बयान को तवज्जो कितना देती है। दूसरी आपकी बात,
सम्राट चौधरी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज उन्होंने अधिवेशन भवन में मीटिंग की, देखिए सम्राट चौधरी भले ही नेता कैसे हो, लेकिन उनकी एक छवि को लेकर बिहार में सभी लोगों में मैसेजिंग है कि सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था से बिल्कुल समझौता नहीं करने वाले। जब 6 महीने पहले जब सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, तो कई जगह अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला, समस्तीपुर, आरा, छपरा, तमाम जगह। तो ये मैसेजिंग और क्लियर हो गई कि सम्राट चौधरी उन गृह मंत्रियों में से नहीं है जो कि बात एक्शन लेने से पहले मीटिंग मीटिंग खेलेंगे, चाय समोसा खाएंगे, वो एक्शन ले लेंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने अधिवेशन भवन में मीटिंग की आईएएस आईपीएसओ की, और साफ तौर पर कहा कि जिन बच्चियों को अनैतिक कृत्य करने के बाद मार दिया जाता है या जिन महिलाओं के साथ अनैतिक कृत्य हो रहा है, उनकी 13वीं से पहले वो बदमाश या आरोपी जिन्होंने किया है उनको सही सजा दो, सही जगह ठिकाने लगाओ। तो ये अपने आप में सम्राट चौधरी की मैसेजिंग है। तीसरी बात, मैं दीपक जी आपको बता दूं कि आज आज भारत के अंदर उद्योगों की बात हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य था, आप कभी सासाराम जाइए, डालमिया नगर था। मैं आपको दीपक जी, आपको दिलचस्पी होगी और हैरानी जी। भी होगी कि जिस टाइम पे भारत के अंदर महिला शिक्षा को लेकर सुगबुगाहट भी नहीं थी 1936-35 की, उस टाइम बिहार के डालमिया नगर में नाइट गर्ल्स कॉलेज था। जिस टाइम पे देश के कई हिस्सों में एयरपोर्ट नहीं होते थे, उस टाइम पर सासाराम और तमाम बिहार के औद्योगिक स्टेटों में एयरपोर्ट्स थे। और वो एयरपोर्ट किस लिए थे, आप कभी जाइए, आज खस्ता हाल पड़ा है लेकिन वो लेकिन सर डालमिया यहाँ पर नगर। एक सवाल ये रहेगा कि सम्राट चौधरी ने ये स्पष्ट किया कि जिन भी के साथ गलत होता है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो अतीक अहमद का नाम आता है इसमें, अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी का नाम आता है, पुराने भी जो बड़े बाहुबली रहे हैं, जो बड़े ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको लेकर कहा जाता था कि ये अपराध की जड़ हुआ करते थे, ये अपराध को बढ़ावा देते थे, इनके इर्द गिर्द अपराध पनपता था, ऐसी बातें उनको लेकर कही जाती थी। और योगी सरकार ने जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की, पुराने नेता, पुराने ऐसे अपराधियों बाहुबलियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा, क्या सम्राट चौधरी वो बिहार में अगर करेंगे, और देखा जाए अगर करेंगे तो क्या उसका असर जेडीयू पर, आरजेडी के नेताओं पर, क्योंकि बहुत सारे जो है आपने देखा, हमने देखा कि बाहुबलियों को टिकट देती आई है जेडीयू और आरजेडी, क्या उसका असर इन पार्टियों पर पड़ेगा? देखिए दीपक जी, वही मैं बता रहा था कि सम्राट चौधरी की कोशिश है कि उद्योगों को भी बेहतर बनाया जाए और हिंसा को भी रोका जाए। आपने जैसे यूपी की बात की, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये जो तमाम लोग थे, या अतीक अहमद जैसे लोग, ये लोग इंडस्ट्रीज को आने नहीं देते थे। अगर सम्राट चौधरी भी ऐसा करते हैं तो कई बाहुबली अगर कथित तौर पर देखेंगे तो योगी सरकार में एक्शन किस पर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे अतीक अहमद अपोजिशन में थे, मुख्तार अंसारी अपोजिशन में थे, अब अखिलेश यादव आएंगे तो उनकी नजर में जो बाहुबली होंगे उनके ऊपर एक्शन होगा। ये एक अलग तरह की राजनीति है। असल जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो चीजें करनी है वो क्या करनी है, जो जमीन पर जो छुटभइये नेता होते हैं, जो उगाही का काम करते हैं, उनको सम्राट चौधरी को ठीक करना पड़ेगा, जिससे उद्योग भी पनपेगा और महिलाओं के लिए न्याय की स्थिति भी बेहतर होगी। और जो रही बात बाहुबली की, तो ये देखिए हर एक गठबंधन, हर एक सत्ता पे जो लोग बैठे होते हैं वो किसे अपनी नजर में बाहुबली मानते हैं, वो बड़ा दिलचस्प होता है। क्योंकि सम्राट चौधरी की नजर में अनंत सिंह कभी बाहुबली नहीं होंगे, उनकी नजर में विपक्ष का जो व्यक्ति होगा जिस पर ऐसे आरोप होंगे वो बाहुबली होगा। तो मुख्य तौर पर एक कानून व्यवस्था को मजबूत सम्राट चौधरी को करना पड़ेगा, जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, न्याय बेहतर हो, सुरक्षा हो, जिससे इंडस्ट्रीज आए देखिए सर, और एक एक बाहु। सवाल हाँ रहेगा जो इस कार्यक्रम का कह सकते हैं महत्वपूर्ण सवाल है। जी। आपने और दर्शकों ने, तमाम दर्शकों ने, हमने एक वीडियो वो जरूर देखी है तेजस्वी यादव का विधानसभा में वो स्पीच, जब नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल किया था और चले गए थे एनडीए की तरफ। उसमें तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि एक बार बता तो दिए होते कि क्या नाराजगी थी, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। यानी चाचा नीतीश कब किस बात से नाराज हो जाए,
अगर सीधे हाथ से नाराज हुए तो उल्टे हाथ को भनक नहीं लगती, ये बात कही जाती है। तो वही बात यहां पर भी आती है कि नाराजगी कब उनकी बढ़ जाए, किस फैसले से, वो कोई नहीं जान पाता। सम्राट चौधरी मंच पर जा रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, उनके कहे शब्द, उनकी कही लाइन मीडिया की हेडलाइन बन रही है। नीतीश कुमार क्या ये सब होता देखेंगे, या इन फैसलों से खुश हैं, या फिर नीतीश कुमार अंदर ही अंदर आने वाले वक्त के लिए कोई बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं, यात्रा को लेकर खूब सुर्खियां हैं। अब सम्राट चौधरी अगर सारी मीडिया की हेडलाइन ले जाएंगे बटोर कर, तो निशांत कुमार के लिए क्या बचेगा सर? इस सवाल का जवाब यहाँ पर जनता भी और हम भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात एकदम आपने ठीक कही कि नीतीश कुमार सीधे हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो उल्टे हाथ को भनक नहीं लगती। इसी तरीके से उन्होंने बीजेपी का भी साथ छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि बीजेपी हमको खत्म कर रही थी। अगर नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि जेडीयू की जमीन खिसका रही है, जैसा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ किया, तो ये बाला साहेब ठाकरे नहीं है नीतीश कुमार, जो कि बहुत ज्यादा नैतिकता पर खड़े रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मैं किंग मेकर बनाने आया हूं, मैं किंग बनने नहीं आया, मैं किंग मेकर हूं ना। नीतीश कुमार का स्पष्ट है जी कि भैया जेडीयू बिहार की मुख्य पार्टी है, मुख्य पार्टी रहेगी, बनी रहेगी, हमारे नेता सत्ता पर बने रहेंगे। इसमें नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है और जेडीयू कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या जेडीयू का अस्तित्व बिहार में खत्म हो रहा है। बात निशांत की भी नहीं है, बात पूरे जेडीयू की है। तो नीतीश कुमार बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। दही चूड़ा, पता चला अगले दिन के विजुअल्स आ रहे हैं, रात को विजुअल आ रहे हैं कि नीतीश कुमार दही चूड़ा खा रहे हैं राबड़ी आवास, लालू आवास में, और तेजस्वी यादव गेट पर उनका स्वागत करने आ रहे हैं, और तेजस्वी की जगह फिर सम्राट चौधरी आ जाए कि अरे हम आपसे कुछ कहे, एक बार बताते तो सही। तो नीतीश कुमार कहते और बताने वाले नेता नहीं है, वो फैसला लेने वाले नेता है। और जेडीयू समता पार्टी से जेडीयू बनने का सफर जिन लोगों ने देखा है, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू को ना ही कभी कॉम्प्रोमाइज होने देंगे, और जब तक वो जीवित है, जब तक उनकी तबीयत ठीक है, वो जेडीयू के हितों का पूरी तरीके से संरक्षण करेंगे और खास ख्याल भी रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों को वो महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी जिसके लिए वो यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे। और अब जिस तरीके से बिहार की राजनीति हर रोज नई करवट ले रही है, सम्राट चौधरी के बड़े ऐलान सुनने में तो अच्छे लगे, एक आम जनता के तौर पर ये सुनकर अच्छा लगा कि कोई अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसका हिसाब किताब ऑन द स्पॉट भी किया जा सकता है। लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कोर्ट के फैसले आते हैं, तमाम इंतजामात किए जाते हैं, तो कानून को कहीं ताक पर ना रखा जा रहा हो और यही सारे फैसले कहीं चाचा नीतीश को नाराज ना कर दे, इस बात का ध्यान भी सम्राट चौधरी को रखना होगा। क्योंकि ये सरकार कहने को तो सम्राट सरकार है, लेकिन असल में एनडीए की सरकार है। पीछे के दरवाजे से नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का साथ उन्हें मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो भी ऐलान करने होंगे एनडीए नेताओं को साथ लेकर अगर करे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में ये ऐलान है, और क्या ये ऐलान के चलते निशांत की जो राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी पीछे पर्दे से हो रही है, कहीं वो बहुत कम दब ना जाए, कहीं मीडिया की हेडलाइन वाहवाही सारी सम्राट ना लूट ले जाए, इस पर भी नजर बनी रहेगी। देखते हैं आगे सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके और क्या कुछ ऐलान होते हैं, और निशांत कुमार की यात्राओं को लेकर और क्या अपडेट आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।